लेकिन मुझे अभी और पढ़ना था और कहीं न कहीं अब मुझे पता था कि मेरे घरवाले मुझ पर शादी का प्रेशर भी बनाएँगे। तो साल 2007 में मैंने अपना घर छोड़ दिया। सीढ़ियों से उतर रही थी और मैंने देखा सामने एक लड़का मुँह पर रुमाल बाँध के खड़ा है। अचानक से उसने एक भरा हुआ एसिड का ग्लास मुझ पर डाल दिया और जैसे मुझे ये एहसास हुआ कि ये तेज़ाब है, लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरे सारे कपड़े काट कर उतारे गए, मेरा ऑर्नामेंट्स काट कर उतारे गए और मैं बहुत तेज़ चीखे जा रही थी। मैं शाहीन हूँ और मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ। कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं अपने लिए ही कहना चाहती हूँ। मैं शाहीन हूँ, काम है परवाज़ मेरा, मेरे सामने आसमान और भी हैं। तो मैं एक ऐसी लड़की थी, एक ऐसी लड़की हूँ जो ऊँची उड़ान भरने में यकीन रखती है। लेकिन मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर लड़के और लड़की में पढ़ाई को लेकर कुछ ना कुछ तो भेदभाव था। कि जहाँ पर था कि लड़कों को तो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, कुछ करना है और लड़कियों को तो घर का काम ही करना है कि ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा दें तो उतना काफ़ी है। ऐसे मोहल्ले में रहती थी जहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा बाहर नहीं जाती, ज़्यादा पढ़ती नहीं थी। जैसे-तैसे अपने घर में मैंने 12th करी और क्योंकि मेरे घर में रेगुलर कॉलेज के लिए नहीं भेजा जाता था, तो कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। और लेकिन मुझे अभी और पढ़ना था और कहीं न कहीं अब मुझे पता था कि मेरे घरवाले मुझ पर शादी का प्रेशर भी बनाएँगे और लेकिन मुझे अपने सपने पूरे करने थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? तो मैंने 2007 में अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़कर मैं एक ऐसे शहर में चली गई जो मेरे घर से बहुत दूर था और जहाँ पर मैं नई थी क्योंकि लेकिन मैं कभी बाहर नहीं निकली थी, मुझे दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। तो बिल्कुल अनजान एक लड़की जो सपने सपने पूरे करने के लिए बाहर निकलती है, वैसे ही मैं बाहर निकली थी। और मैंने एमबीए में एडमिशन ले लिया था और अपने रोज़मर्रा के खर्चे के लिए भी मुझे कुछ ज़रूरत थी कि कोई अर्निंग सोर्स हो मेरा। तो क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी और दिल्ली से थी, तो मुझे हरियाणा के एक हरियाणा में पानीपत में गई और वहाँ के एक ऑथराइज़्ड लर्निंग सेंटर में मुझे जॉब मिल गई एज़ अ स्टूडेंट काउंसलर। मैं वहाँ काम करने लगी और वहीं रहते-रहते मैंने एमबीए में एडमिशन भी ले लिया। तो जब मैं अपनी जॉब कर रही थी, लोग मुझसे बहुत खुश थे और जिस सेंटर में मैं काम कर रही थी, वो भी काफ़ी आगे बढ़ रहा था। लेकिन वहाँ के कुछ लोग थे जो मुझे पसंद नहीं करते थे। उनको कहीं न कहीं मेरे लुक्स को देखकर और मुझे आगे बढ़ते हुए देखकर एक जेलस फ़ील होती थी। तो मेरे ऑफ़िस के कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर मेरे साथ एसिड अटैक किया। मैं एक दिन शाम 6 बजे 19 नवंबर 2009 की बात है, मैं अपने ऑफ़िस से नीचे उतर रही थी, सीढ़ियों से उतर रही थी और मैंने देखा सामने एक लड़का मुँह पर रुमाल बाँध के खड़ा है। मुझे लगा किसी ने रोड क्रॉस करने के लिए वो रुमाल बाँधा है और पॉल्यूशन की वज़ह से बाँधा है और मैं उसके पास जाके खड़ी हो गई क्योंकि मुझे भी वहीं से रोड क्रॉस करना था। मैंने उसकी तरफ ऐसे मुड़कर देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा और अचानक से उसने एक भरा हुआ एसिड का ग्लास मुझ पर डाल दिया। मुझे तब नहीं पता था कि एसिड कैसा होता है, मैंने तेज़ाब का कभी इस्तेमाल नहीं किया था, तो पता नहीं कैसे कुछ सेकंड में वो जो बर्निंग सेंसेशन थी, उसका गाढ़ापन, चिकनापन जो था, उससे मुझे खुद ही एहसास हो गया कि ये तेज़ाब है। और जैसे मुझे ये एहसास हुआ कि ये तेज़ाब है, लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी हाथों से मतलब एक ज़िंदगी निकल रही है, मुझे ऐसा महसूस हुआ और मैं बहुत तेज़-तेज़ चीखने लगी। वो रोड बहुत ही मतलब एक जीटी करनाल रोड था जहाँ पर लोग अक्सर रहते हैं, मुझे लगा उसको तो कोई पकड़ ही लेगा, मुझे अपने आप को बचाना चाहिए। तो मैं वापस अपने ऑफ़िस की तरफ भागी और कोई बाहर निकला, उन्होंने बोला कि ये तो तेज़ाब है, हॉस्पिटल ले जाओ। और जब क्योंकि अब मुझे कन्फर्म हो चुका था ये तेज़ाब है, मैं अपने ऑफ़िस के एक हॉल में बहुत तेज़-तेज़ चीख रही थी। अब तक मेरी दोनों आँखों में एसिड भर के जा चुका था। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो मैंने हाई हील्स पहनी हुई थी क्योंकि मैं ऑफ़िस में उसी तरह तैयार होके आती थी। मेरी हील्स मैंने उतार दी और हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते मैंने दोनों आँखों से मुझे दिखना बंद हो गया। और हॉस्पिटल पहुँचते साथ ही सबसे पहले ये कहा गया इसका पहला इलाज तो है कि इस पर पानी डालो। मेरे सारे कपड़े काट कर उतारे गए, मेरा ऑर्नामेंट्स काट कर उतारे गए और मुझ पर पानी की बौछार की गई। मतलब शावर से मुझे पानी से नहलाया जा रहा था। हर पानी की बूँद मुझे इस तरह चुभ रही थी जैसे हज़ारों सुइयाँ मेरे अंदर चुभ रही हों। बहुत मुश्किल था वो वक़्त और फिर मुझे वहाँ से एक दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया गया। रात को अब 12 बज चुके थे, मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाई जा रही थी और वहाँ से भी मेरी फैमिली मतलब मैंने अपने घरवालों को कॉल किया
और कहते हैं कि घर वाले एक ऐसा साथ होते हैं जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। हालाँकि मैं उनकी मर्ज़ी के बिना घर छोड़कर गई थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे फ़ोन जाने के बाद कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया है, मेरे ब्रदर और मेरी मदर मुझे लेने गईं। मैं रोहतक पीजीआई में थी। वहाँ से मुझे दिल्ली के लिए दिल्ली एम्स रेफ़र कर दिया गया और मुझे दिल्ली हॉस्पिटल लाया जा रहा था। सुबह 4 बज चुके थे और मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सर्जिकल आईसीयू में थी। मैं रो नहीं रही थी, मतलब इस हादसे के बाद मैं रोई नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हुआ क्या है? क्यों हुआ है मेरे साथ? मेरे सामने बहुत सारे सवाल थे, जो मैं अपने आप में ही सुन रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। और फिर अगले दिन से मेरे साथ पुलिस आती है मेरे बयान लेने के लिए। मैंने उनको बताया कि मैं सिर्फ़ ऑफ़िस से सिर्फ़ घर जाती थी और घर से ऑफ़िस आती थी। तो कोई और तो हो ही नहीं सकता, जो भी है मेरे ऑफ़िस का स्टाफ़ ही है जिन्होंने मेरे साथ ये ऐसा किया है। और उस एक दिन पुलिस आने के बाद मेरे पास पुलिस कभी नहीं आई। मतलब मैं हैरान थी कि हमारा पुलिस सिस्टम ऐसा है, जो एक विक्टिम की मदद उनको करनी चाहिए, लेकिन वो मेरे पास आ ही नहीं रहा है, मेरी कोई मदद करना ही नहीं चाहता है। और पुलिस मेरे बयान लेके चली गई। एसिड अटैक के बाद मेरा सवाल था मेरे डॉक्टर से कि मुझे कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? मतलब जब भी वो मेरी ड्रेसिंग करने के लिए आते थे, मैं उनसे पूछती थी कि कितना और टाइम लगेगा मुझे ठीक होने में? वो कहते थे, "ये सवाल मत करो।" उन्होंने कहा कि अभी 1 साल ये मत पूछो। मैं सोच रही थी कि 1 साल, मुझे तो एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट काटना मुश्किल हो रहा है। मतलब वो 1 साल कैसे कटेगा? लेकिन कहते हैं ना कि वक़्त सब कुछ सिखा देता है, तो वो पेशेंस भी मुझ में आ गए थे और आज इस अटैक को 15 साल हो चुके हैं। आज भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं सोचती हूँ, मुझे पता है कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी दूसरी आँख से नहीं देख पाऊँगी, लेकिन फिर भी जितना बन पड़ा, जो बन पड़ा, मैंने अपने इलाज कराने के लिए किया। और एक वो मोमेंट मैं बताना चाहूँगी कि जब पहली बार मैंने अपना चेहरा देखा, मतलब मैं शॉक में चली गई थी, क्या किसी का चेहरा इतना खराब हो सकता है? मतलब मैं दीवार के साथ सर लगा के बैठ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? कि मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ से ठीक हो जाऊँ? खुद को इतनी मजबूर मैंने कभी नहीं पाया था। एक बार मेरे भाई से मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने बोला मेरा चेहरा बहुत ख़राब हो गया, तब तक मैंने अपना चेहरा नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, जो मैं भी सोचती थी, हमने फ़िल्मों में देखा है कि कितना मतलब प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है, चेहरा ठीक हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, लेकिन तब पता लगा कि वो सिर्फ़ फ़िल्में होती हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि हो सकता है तुम्हारा चेहरा पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाए, हो सकता है कि कुछ और चेहरा मिल जाए तुम्हें। लेकिन उस एक दिन मुझे, मेरे दिल को ये एहसास हुआ कि मेरी खुद की पहचान मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि मेरी पहचान ही तो मैं थी, मैं खुद की पहचान पाना चाहती थी, मुझे कोई और चेहरा नहीं चाहिए था। लेकिन अफ़सोस कि वो चेहरा मुझसे छीन लिया गया। और क्यों छीन लिया गया? क्योंकि किसी को मैं पसंद नहीं थी। उसलिए उसने मेरा चेहरा पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि हर 1 मिनट मेरी ज़िंदगी का कितना मुश्किल बना दिया है उसने। मेरी लेफ्ट आई में जो इंजरी है, उसके लिए मुझे पलकें निकालनी पड़ती हैं अपनी, जो हर हफ़्ते मुझे निकालनी होती हैं, और तब कितना पेन होता है। मेरी आईलिड्स, मैं कहूँ कि इतनी स्किन ग्राफ्ट करके इतनी मोटी हो चुकी हैं कि जब उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है ना, तो वो अंदर नहीं जाता, कितना पेन होता है। तो हर चीज़ में कितना उसने मेरी लाइफ़ को कितना पेनफुल बना दिया। अब अगर मैं बात करूँ कि इस तरह सोसाइटी ने मेरे मेरे साथ कैसा सलूक किया। सोसाइटी ने मेरे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे ही ज़िम्मेदार ठहरा दिया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रहा होगा, कुछ तो ऐसा किया होगा इसने जो इसके साथ ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानियाँ मेरे बारे में अक्सर बोली जाती हैं। मेरे घरवालों को भी कई बार ये सब चीज़ें सुननी पड़ी, जो मुझे बहुत ही गलत लगता है कि सोसाइटी को मेरा सपोर्ट करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, इस दुःख में मेरा साथ देने के लिए मुझे हिम्मत देनी चाहिए, वो तो तोड़ देते हैं कि बेचारी के साथ ऐसा ना होता, इससे तो ये मर जाती। मैं मरना नहीं चाहती। इस हादसे के बाद भी अगर मुझे ज़िंदगी मिली है, तो मैं इस ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। मैं इस ज़िंदगी को पूरे तरीके से जीना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा हक है और मेरा हक कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। साल 2009 से 2013 आ गया था और 2013 में जब मुझे ये पता लगा कि इस तरह की कोई स्कीम आई है कि तेज़ाब पीड़िताओं को कुछ मुआवज़ा दिया जाता है, तो मैंने भी उसमें, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मेरा इलाज बहुत महँगा था, तो मैंने हरियाणा गवर्नमेंट को लेटर लिखा
कि मुझे भी कुछ मुआवजा दिया जाए। और फॉर्चुनेटली मेरा वो लेटर एक ऐसी मजिस्ट्रेट के हाथ में गया जिनकी तभी पोस्टिंग हुई थी, और उन्होंने पहला केस मेरा देखा। वो कहती हैं कि जब मैंने बिफोर और आफ्टर फोटोग्राफ्स मेरी देखी तो शी वॉज शॉक्ड। कहती मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि एक लड़की के साथ इतना बुरा हो सकता है। और उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे कॉल किया और फिर उन्होंने मुझे अपने बयान देने के लिए बुलाया। अब मैं 4 साल बाद उसी जगह पर वापस जा रही थी। वो हर जगह मैं क्रॉस करती हुई जा रही थी जहां मेरे साथ अटैक हुआ था, और 4 साल के बाद मेरी गवाही हुई। और तब पुलिस को कहा गया कि इमीडिएटली इन लोगों को अरेस्ट करो। पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन जैसे पुलिस कुछ करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां पर कानून तो बना दिया जाता है लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता है। और पुलिस को उनको अरेस्ट करना पड़ा, लेकिन शायद जजेस भी ऐसे बैठे थे कि हमें तो बेल देनी ही है। मतलब मेरी जिंदगी, मेरा जो डैमेज हुआ, मेरी जो कहानी है, वो किसी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी। और उन सब लोगों को बेल दे दी गई वहां पर। मेरी जो वकील थी वहां पर, उन्होंने बताया कि उनको भी कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं उनकी बेटी को। तो मैंने फिर ये अपनी लीगल बैटल, मतलब अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, और मैंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन डाली और मेरा केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ। और मैं पूरी हिम्मत से, पूरा जितने अंदर मेरी ताकत थी उससे मैं अपना केस लड़ रही थी। मैं डेली कोर्ट में जाती थी, मैं जज के सामने जाकर बैठ जाती थी। मतलब कोर्ट शुरू भी नहीं होता था, मैं तब जाकर बैठ जाती थी और कोर्ट खत्म होने तक वहां रहती थी। तो मैंने अपनी लीगल बैटल बहुत लड़ी है, और जब तक मुझ में जान है मैं लड़ती रहूंगी। और अगर मैं बात करूं कि साल 2013 के बाद क्या हुआ मेरी जिंदगी में, अब क्योंकि मेरा इलाज बहुत महंगा था, और एक लड़की जब तक अपने घर पर रहती है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि शादी के बाद या जब वो वापस आती है तो उसे उस तरह का माहौल नहीं मिलता घर में जैसा वो छोड़ के गई थी। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि अब मुझे लगने लगा कि मैं बोझ बन गई हूँ अपनी फैमिली पर। मैं चाहती थी कि मैं खुद से कुछ करूँ, मुझे ये 100-100 रुपए भी किसी से मांगने ना पड़े। मतलब मैंने खुद को इतना मजबूर पाया, और वो जिंदगी मुझे नहीं जीनी थी। मेरे सामने 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं बैठकर रोती रहूं या फिर मैं आगे बढ़ूं। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। दूसरे ऑप्शन में बहुत दिक्कतें थी, बहुत स्ट्रगल था, लेकिन फिर भी मैंने दूसरा ऑप्शन चुना, और मैंने अपने लिए कुछ काम ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे लगता था मुझे कौन काम देगा, क्योंकि चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका था। एक रिसेप्शनिस्ट का भी जॉब मेरे लिए एक सपना बन गया था कि शायद मुझे कोई वो जॉब दे दे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी लुक्स मैटर करती है आपके लिए और पूरी सोसाइटी के लिए। अब क्योंकि मैं वैसी नहीं रही थी तो सोसाइटी ने भी मुझे अलग कर दिया था। पर मैं सोच रही थी क्या कोई ऐसी जगह होगी जहां मुझे जॉब मिलेगी। तो मैं जहाँ भी जाती थी मैं बोलती थी प्लीज़ मुझे कोई काम दे देना, प्लीज़ मुझे कोई काम दे देना। तो इसी तरह मैं एक हॉस्पिटल में बोल कर आई थी, और किस्मत से मेरे पास कॉल आया एक एनजीओ से कि मेरे लिए जॉब है और मैं उनसे जाकर मिलूं। मैं पहली बार उनसे जाकर मिली और मुझे जॉब ऑफर हुई 10,000 पर मंथ। ये मेरे लिए एक सपना था। मैं बहुत खुश हुई कि अब मैं किसी के आगे पैसों के लिए मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। और वो जॉब मैंने कर ली, और वो जॉब भी मुझे ऐसी जगह मिली जहाँ पर जाकर मैंने देखा कि और भी एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। अभी तक मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अकेली एक विक्टिम हूँ, लेकिन मैंने जाना कि और बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। और मैंने देखा कि उनमें कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो देख नहीं सकती थी। मेरी एक आंख खराब थी, उनकी दोनों आंखें डैमेज हो गई थी। तो तब मुझे लगा कि जब वो जी सकती हैं, वो इतनी मजबूती से खड़ी हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकती। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनसे हिम्मत मिली, और मैं और सर्वाइवर्स से मिली। मैंने उन सर्वाइवर्स के लिए काम करना शुरू किया। फॉर्चुनेटली मुझे ऐसी जॉब मिली कि उनको और सर्वाइवर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना था, उनकी काउंसलिंग करनी थी। तो जब मैं काम करती गई और सर्वाइवर्स को जब मैं रिलीफ दिला पाई कि मैं उनका जो स्ट्रगल था, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि मुझे मेरा इलाज कराने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे मेरा केस के लिए जो लड़ना पड़ा कि मैं अपनी फाइल लेकर घूमती रहती थी कि कोई मेरा केस ले ले, कोई ऐसा लॉयर मिल जाए जो बिना फीस के मेरा काम कर दे। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में सही, मैं चाहती थी कि और सर्वाइवर्स को ना सहनी पड़े। कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा, उनका जो स्ट्रगल है उसको आसान बनाने के लिए मैं काम करती थी। और जब मैं वो अचीव करने लगी तो एक ऐसा केस था मेरे सामने जिसमें 6 सर्वाइवर थे।
एक ही फैमिली के 6 महीने से लेकर एक 60 साल के बुजुर्ग तक थे और पूरी फैमिली पर अटैक हुआ था। उस केस में मैंने काम किया और उन केस में उन सबको इलाज दिलवाया एक बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में, उन सबको मुआवजा दिलवा पाई सरकार से, उन सब के लिए काम कर पाई। तो कहीं ना कहीं एक सुकून मैंने अपने अंदर पाया कि जहाँ मैं ऐसी हो गई थी कि मेरा कुछ करने को मन नहीं करता, मैं डिप्रेस रहती थी, मेरा अच्छे कपड़े पहनने को दिल नहीं करता था, कहीं बाहर जाने को दिल नहीं करता था। अब मेरी जिंदगी में एक बदलाव आना शुरू हुआ। मैंने जब काम किया तो मुझे लगा कि मैं भी वर्थ हूँ, मैं जिंदगी को जीना चाहती हूँ और मैं ये काम आगे करना चाहती हूँ। तो मुझे एक सुकून महसूस हुआ, मुझे लगा मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। तो वहीं से मेरा सोशल वर्क से जुड़ाव हो गया और आज 10 साल से ऊपर हो गए हैं मैं इस इशू पे काम कर रही हूँ। एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ तो काम करती हूँ, रेप सर्वाइवर्स के साथ काम करती हूँ, पॉक्सो सर्वाइवर्स के साथ काम करती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स के साथ काम करती हूँ और उनको जिस तरह से हो सकता है सपोर्ट कर पाती हूँ। तो जब मैंने इतने साल काम किया और 2021 आ गया, पर मुझे एक चीज़ ये महसूस हुई कि अभी भी सेंसिटिविटी की बहुत कमी है, अभी भी सोसाइटी को बहुत जागरूक होना है, अभी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो हम जैसे लोगों को नौकरी देना चाहें, जो हम लोगों को रिहैबिलिटेट कर सकें। पर मुझे ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आती थी। मुझे लगा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो एक ही अम्ब्रेला के अंडर हर इशू पे काम करता हो। साल 2021 में मैंने एक संस्था स्टार्ट करी। इस संस्था का नाम मैंने रखा ब्रेव सोल्स फाउंडेशन। अगर मैं बात करूं ब्रेव सोल्स फाउंडेशन मैंने क्यों नाम रखा, तो मैं कहूंगी कि मैंने अपने ही जैसे और बहुत सारे सर्वाइवर से इंस्पायर होके रखा, क्योंकि एसिड अटैक सर्वाइवर में एक खास बात है कि उनके साथ इतना इतना बुरा हुआ कि उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई। उनको मतलब हॉस्पिटल और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत हिम्मत है। वो अपनी जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने सपनों को आज भी पूरा करना चाहते हैं। तो मैंने इसलिए इस संस्था का नाम ब्रेव सोल्स फाउंडेशन रखा। इस संस्था के अंदर अगर मैं कहूँ तो हमारा एक शेल्टर होम है, अपना घर, जहाँ पर एसिड अटैक सर्वाइवर्स रहती हैं। वो भी रहती हैं जिन्हें उनके घर वालों ने छोड़ दिया है, जो उनका साथ नहीं देते हैं। वो भी रहती हैं जो इलाज के लिए दिल्ली आती हैं। वो भी रहती हैं जिनको सोसाइटी ने अबंडन कर दिया है, तो वहाँ रहती हैं। वो एक ऐसा घर है जो उनका अपना घर है और वो वहाँ पर बहुत खुश रहती हैं। उनको वहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन मिलता है, उनकी दवाइयाँ उनको मिलती है, वो वहाँ डांस करती हैं, इंजॉय करती हैं, अपनी लाइफ को जी रही हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं है। और दिल्ली और कलकत्ता में हमारे शेल्टर होम हैं और हम पैन इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवर्स को सपोर्ट करने की एक हमने मुहिम चलाई है, जिसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम करीब 300 से ज़्यादा सर्वाइवर्स को सपोर्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये सपना है हर सर्वाइवर इंडिपेंडेंट हो, उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसके साथ इतना बुरा हुआ ज़रूर है, लेकिन जो बचा है उसे वो संजो के रखे और अपनी ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करे। जैसे मैंने कई बार कहा है और मैं इस बार फिर कहना चाहूँगी कि एक पंक्ति है एक पोयम की जो मुझे बहुत पसंद है। मैं घास हूँ, मैं तुम्हारे हर किए धरे पे उगाऊंगी, तुम चाहे मुझे कितना ही रोकना चाहो, लेकिन मुझे फिर से पाओगे और मैं आगे बढ़ती रहूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी हर उस लड़की को जो आज मुझे सुन रही है कि आप एक ऐसी शक्ति हो जो किसी से हार नहीं मान सकती। आपके अंदर से जो आवाज़ निकलती है अपने हक के लिए, वो बहुत सारी औरतों की आवाज़ होती है, बहुत सारी महिलाओं की आवाज़ होती है। तो आपको अपने हक के लिए तो लड़ना ही लड़ना है, दूसरों के हक के लिए भी लड़ना है। मुझे याद है मैं एक बार अपनी डॉक्टर से मिलने गई थी, तो मैं काफ़ी डिप्रेस थी। उन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी साल हो चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जोश टॉक सुना करो, जोश टॉक देखा करो, तुम इंस्पायर होगी, मोटिवेशन मिलेगी। मैं खुश हूँ कि आज मुझे जोश टॉक ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी आवाज़ सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकती हूं। तो आई एम रियली हैप्पी टुडे। थैंक यू जोश टॉक। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला।
तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।